Jai Hind everyone and welcome to the Vidya Bharati classes. I am Dr. Vandana Sharma from Lala Jagdish Prasad Saraswati Vidya Mandir Inter College मुजफ्फरनगर। आज हम 11th क्लास का एक चैप्टर है, चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टूडेंट्स, हम सब ने पौधों को देखा है और हम जानते हैं कि पौधों के जो विभिन्न मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और सीड। जितने भी आवृतबीजी पौधे होते हैं, हमने इससे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा है, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनकी एक विशेषता होती है कि इनमें पुष्प पाए जाते हैं, ये पुष्पी पौधे होते हैं। और पुष्प पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जनन भाग होता है। हमारे चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है एक्सटर्नल फीचर्स, बाह्य लक्षण। किसी भी पौधे को बाह्य रूप से देखने पर क्या लक्षण प्रतीत होते हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं, और पौधे के विभिन्न भागों में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे रूट को बाहरी रूप से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टेम, लीव्स, एंड सिमिलरली उसी तरीके से एक पार्ट होता है फ्लावर। आज हम पौधे के फ्लावर वाले भाग को यानी पुष्प को पढ़ेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया कि पुष्प पौधे का जनन भाग होता है। आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन में ये इन्वॉल्व होता है, लैंगिक जनन इसी के द्वारा होता है। पुष्प पौधे में एक वृंत पर भी लगा हुआ हो सकता है, एक छोटी सी डंठल पर भी हो सकता है। यहाँ पर जैसे ये आप पुष्प देख रहे हैं, ये पुष्प जिसमें ये इस तरीके की डंडी पकड़ने के लिए होती है, इसे वृंत कहते हैं। अगर पुष्प में ये वृंत होता है तो पुष्प सवृंत कहलाता है, पेडिसिलेट कहलाता है। सवृंत मतलब वृंत युक्त। यदि पुष्प में ये वृंत नहीं होता है तो पुष्प अवृंत कहलाता है, ससाइल। पुष्प जिस भाग पर वृंत के शिखर पर लगा होता है या बिना वृंत के जिस स्थान पर लगा हुआ होता है वो भाग थोड़ा फूला हुआ होता है और उसे पुष्पासन या थैलेमस या रिसेप्टेकल कहते हैं। थैलेमस या रिसेप्टर पुष्प का वो भाग है जहाँ पर ये लगा हुआ होता है, पुष्प का आधार भाग, फूला हुआ भाग। पुष्प में मुख्यतः 4 भाग होते हैं जो 4 घेरे में एक स्पेशल सीक्वेंस में एक अलग तरीके से अलग अलग पुष्पों में इनकी व्यवस्था होती है, विशेष प्रकार से अरेंज रहते हैं। जो सबसे पहले पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, यहाँ पर इस पुष्प में आप देख सकते हैं, पुष्प का सबसे बाहरी भाग पुष्प के ये ग्रीन रूप में जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, इस भाग को बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स का बना हुआ होता है जिसको बाह्य दल कहते हैं। मोस्टली ये ग्रीन कलर के होते हैं और एक घेरे में एक चक्र में व्यवस्थित होते हैं। इसी तरह बाह्य दल के अंदर की ओर पुष्प का रंगीन भाग होता है जो किसी भी पुष्प की विशेषता होती है। हम मुख्यतः पुष्प को इसके इस रंगीन भाग से और इसकी स्पेशल स्ट्रक्चर से ही पहचानते हैं। इस भाग को, यहाँ पर ये रेड कलर का भाग है, इस भाग को दलपुंज या कोरोला कहते हैं। बाह्य दलपुंज को कैलिक्स भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसके एक भाग को हम सेपल, और इसी तरीके से इसके अंदर वाले चक्र को कोरोला या दलपुंज कहते हैं और इसके एक भाग को दल कहते हैं। सबसे बाहरी भाग हुआ कैलिक्स, जिसका नाम हमने पढ़ा अभी, बाह्य दलपुंज भी हम इसे कहते हैं, हरे रंग का होता है। इसके अंदर का भाग कोरोला या दलपुंज। अब और इस पूरे दलपुंज के जो चक्र है, इसके अंदर जो भाग होता है उसको कहते हैं एंड्रोशियम या पुमंग। एंड्रोशियम या पुमंग ये दलपुंज के अंदर की ओर होता है। यहाँ पर ये वाला भाग इधर दिखाया हुआ है, एक स्पेशल गुड़हल में एक स्पेशल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पे ये भाग अटैच रहता है और बहुत सारे पुंकेसरों से, इसकी यूनिट होती है पुंकेसर, उनका बना होता है। इससे अंदर सेंटर में जो पार्ट होता है उसको कहते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम या जायांग। इस तरह पुष्प के जो ये 4 भाग होते हैं
उनमें सबसे बाहरी हरा भाग कैलिक्स, जिसकी यूनिट को कैलिक्स जो बाह्य दलपुंज है वो जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको बाह्य दल कहते हैं, और पूरे बाह्य दल के समूह को बाह्य दलपुंज या कैलिक्स कहते हैं। इंग्लिश में बाह्य दल को हम इसकी यूनिट को सेपल भी कह सकते हैं, यानी कि ये अनेक सेपल्स का बना हुआ होता है। कोरोला दलपुंज, पुंज मतलब समूह, तो दल का समूह दलपुंज कहलाता है, और इसके एक भाग को दल या पेटल कहते हैं। इसी तरह एंड्रोशियम भी एक समूह है, और इसकी इकाई को, इसकी यूनिट को, जिस तरह इनकी यूनिट को हमने सेपल्स पेटल्स कहा, इसको स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन यानी पुंकेसर। जो एंड्रोशियम है वो पुंकेसर से मिलकर बना हुआ होता है। और गाइनोशियम, जायांग जिसे कहते हैं, ये कार्पल, इसमें एक या एक से अधिक कार्पल्स हो सकते हैं। जायांग और पुमंग ये दोनों पुष्प के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये फ्लावर जो होता है लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाला पार्ट होता है। तो ये दोनों भाग ही मेनली पुष्प में जो भीतर की ओर उपस्थित होते हैं, भीतरी चक्र में होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। और जो ऊपर बाहर की ओर ये ग्रीन पार्ट और अंदर की ओर, इसके अंदर की ओर ये कलरफुल पार्ट, ये फ्लावर के एसेस्ट्री पार्ट्स, एसेस्ट्री ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि सहायक भाग भी हम इन्हें कह सकते हैं, जो पुष्प में लैंगिक जनन की क्रिया में सहायता करते हैं। जो सेपल्स हैं, जो ये हरे भाग होते हैं मोस्टली सभी फ्लावर्स में, ये जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो उसको चारों ओर से घेर कर पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी तरह जो कोरोला पेटल्स, जो फ्लावर का मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है, कलरफुल होता है, बहुत सारे पुष्पों में ये सुगंधित होता है, ये कीटों को आकर्षित करता है और पॉलिनेशन में यानी परागन में सहायता करता है, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए एक आवश्यक पार्ट होता है पुष्पी पौधों में। इस तरह से ये दोनों फ्लावर के पार्ट एसेसरी ऑर्गन्स कहलाते हैं, और ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। जो एंड्रोशियम है वो स्टेमेन का बना हुआ होता है, और स्टेमेन्स जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और गाइनोशियम कार्पल्स, इसमें एक या एक से अधिक कार्पल्स हो सकते हैं, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब है कि मेल गैमेट्स का निर्माण इस भाग में होता है, स्टेमेन में होता है। मेल गैमेट्स यानी नर युग्मक, पुष्पों में उन्हें परागकण या पोलन ग्रेन कहते हैं, वो स्टेमेन में बनते हैं और पुंकेसर में बनते हैं। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पल है, इसमें फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मकों का निर्माण होता है, जिसे हम ओवम या एग कहते हैं। ये पुष्प के चारों भाग जिन पुष्पों में उपस्थित हैं, जैसे कि ये पुष्प मेरे पास है, इस पुष्प में पुष्प के चारों भाग उपस्थित हैं। ये बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज और ये पुंकेसर, और इसके अंदर सेंटर में जो गाइनोशियम है, जो कार्पल है, वो भी उपस्थित है। जिन पुष्प में ये चारों भाग होते हैं उन पुष्पों को कंप्लीट या पूर्ण फ्लावर कहते हैं। और जिनमें ये इन चारों में से कोई एक भाग, मोस्टली इन दोनों में से कोई एक भाग किसी पुष्प में अनुपस्थित हो सकता है, तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाता है। यदि कोई फ्लावर कंप्लीट है तो उसमें मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ऐसा फ्लावर द्विलिंगी या हर्माफ्रोडाइट कहलाता है। जैसे कि ये एक द्विलिंगी फ्लावर है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। लेकिन जो पुष्प इनकम्प्लीट है उसमें इन दोनों में से कोई एक चीज़ अनुपस्थित हो सकती है। यदि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट है तो वो फ्लावर फीमेल फ्लावर कहलाता है, और यदि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, ये वाला भाग एब्सेंट है, तो वो मेल फ्लावर कहलाता है। ऐसे फूल जिनमें कोई एक मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उपस्थित होता है, ऐसे फूल यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं। यदि पुष्प में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उपस्थित है तो वो मेल होगा, मेल फ्लावर होगा, और यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उपस्थित है
तो वो फीमेल फ्लावर होगा। अब यदि कंप्लीट है तो वो बाइसेक्सुअल होगा, इनकम्प्लीट है तो यूनिसेक्सुअल होगा, और यूनिसेक्सुअल यदि है तो मेल या फीमेल में से कोई एक प्रकार का पुष्प होगा। अब अगर हम पुष्प की सिमेट्री को देखते हैं, सिमेट्री के आधार पर फ्लावर 3 प्रकार के मोस्टली होते हैं। जो पुष्प किसी भी प्लेन से, पुष्प के किसी भी प्लेन से सेंटर से यदि उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। यदि फ्लावर में रेडियल सिमेट्री है तो ऐसे पुष्प को एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। ऐसे फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक कहलाते हैं। यदि पुष्प किसी एक विशिष्ट प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो पा रहा है, जिसे बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं, उस पुष्प को ज़ाइगोमॉर्फिक कहते हैं। और यदि कोई पुष्प किसी भी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता है तो उस ऐसे पुष्प को एसिमेट्रिक कहा जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक, ये जो अभी हमने फ्लावर देखा है, ये एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर है। इसको किसी भी रेडियस से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे इस प्रकार का जो फ्लावर होगा वो एक्टिनोमॉर्फिक, गुड़हल हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और जाइगोमॉर्फिक, ये इस तरीके का फ्लावर होता है कि इसे हम केवल एक ही विशेष एंगल से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं। तो जैसे ये जाइगोमॉर्फिक होगा। अगर हम इसे ऐसे या ऐसे डिवाइड करें तो इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ऐसा फ्लावर जो होगा वो जाइगोमॉर्फिक होगा। इसका उदाहरण हम एग्जाम्पल मटर में हमें, या जो बीन्स होते हैं उनमें देखने को, उनके पुष्प में देखने को मिलता है। ये इसका उदाहरण चाइना रोज या गुड़हल। और एसिमेट्रिक, जो किसी भी एंगल से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकते, उसका उदाहरण है कैंप। अब यदि फ्लावर के ये सभी चारों पार्ट ओवरी के सापेक्ष, जो गाइनोशियम है पुष्प का जो चौथा भाग है उसके सापेक्ष बाकी के जो ऊपर के तीनों भागों की पोजीशन क्या है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग फ्लावर और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे या तो फ्लावर को एक टर्म होती है हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस यदि पुष्प में गाइनोशियम, यदि हम फ्लावर के जो जायांग वाला भाग है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे विद डायग्राम। गाइनोशियम का स्ट्रक्चर में जो कार्पल होता है उसके इस तरह की संरचना होती है। बेस पर ओवरी, इसके ऊपर स्टाइल और सबसे ऊपर स्टिग्मा। ये एक कार्पल के भाग हैं। यदि इसके सापेक्ष जो अन्य 3 भाग अभी हमने पढ़े थे, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, यानी कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज और साथ ही पुंकेसर, यदि ये सारे भाग ओवरी के नीचे से निष्कासित होते हैं, ओवरी इन सभी भागों के ऊपर होती है, तो ऐसे पुष्प को हाइपोगाइनस पुष्प कहते हैं। और इस पुष्प में यानी कि ओवरी हमेशा ऊपर होती है, इसलिए इसे सुपीरियर ओवरी कहते हैं। ओवरी जो है वो है सुपीरियर और फ्लावर होगा हाइपोगाइनस। इसी तरह यदि पुष्प में अन्य भाग जैसे दलपुंज, बाह्य दलपुंज और पुंकेसर, ये भाग ओवरी के बराबर से निकल रहे हैं, लेटरल साइड से निकल रहे हैं, तो ऐसे फ्लावर को पेरीगाइनस फ्लावर कहते हैं। और इसमें ओवरी जो है वो हाफ इंफीरियर
पूर्णतः ऊपर नहीं होती है, इसीलिए इसे हाफ इंफीरियर हम कहते हैं। इसके बाद एक और तीसरी पोजीशन हो सकती है, यदि पुष्प के ये तीनों भाग ओवरी के ऊपर से निकलते हैं, पुंकेसर, दल और बाह्य दल। यदि ये तीनों भाग ऊपर से निकल रहे हैं, ओवरी के ऊपर आ रहे हैं, ऐसे पुष्प में क्या होता है, पुष्पासन जो है वो वृद्धि करके ऊपर तक चला जाता है और चारों ओर से ओवरी को घेर लेता है और इसके ऊपर पुष्प के अन्य भाग लगे होते हैं। तो ऐसे में ओवरी नीचे रह जाती है और फ्लावर कहलाता है एपिगाइनस। एपिगाइनस और ओवरी हो जाएगी इंफीरियर, ओवरी इंफीरियर। इस तरह के पोजीशन के अकॉर्डिंग जो फ्लावर के अन्य पार्ट्स हैं वो तीन तरीके के फूल हो सकते हैं। सुपीरियर ओवरी होगी, ओवरी ऊपर होगी तो हाइपोगाइनस, ओवरी के साइड से अन्य भाग निकल रहे हैं तो पेरिगाइनस, और ओवरी नीचे है और उसके ऊपर से अन्य भाग निकल रहे हैं तो वो एपिगाइनस कहलाता है। अब हम इसी पुष्प को अगर हम वर्णन करते हैं तो पुष्प में हमने जो जो भाग देखे, हम कैसे पुष्प की विशेषता को बता सकते हैं एक्सटर्नली, क्योंकि मॉर्फोलॉजी है तो एक्सटर्नल फीचर्स हैं। या तो पुष्प कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा। कंप्लीट है तो वो बाइसेक्सुअल होगा, इनकम्प्लीट है तो यूनिसेक्सुअल होगा। पुष्प में यदि ये वृंत उपस्थित है तो पेडिसिलेट यानी सवृंत होगा, अगर नहीं है तो ससाइल या अवृंत होगा। इसी तरीके से यदि सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल है तो एक्टिनोमॉर्फिक, और यदि वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है जाइगोमॉर्फिक, और यदि वो सिमेट्री में नहीं है तो वो एसिमेट्रिक कहलाता है। इसके बाद हमने फ्लावर की एक और विशेषता पढ़ी, फ्लावर या तो हाइपोगाइनस हो सकता है, एपिगाइनस हो सकता है या पेरिगाइनस हो सकता है। अब हम फ्लावर के एक एक पार्ट को यदि एक्सप्लेन करेंगे, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, तो इसकी क्या विशेषता होती है। सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा, फूल का जो सबसे बाहरी चक्र होता है उसको हम कहते हैं कैलिक्स, कैलिक्स या बाह्य दल पुंज। अभी हमने पढ़ा मोस्टली ये हर फ्लावर में ग्रीन कलर का होता है और पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है कली अवस्था में। यदि पुष्प के सभी कैलिक्स, जैसे आप सभी, इसकी यूनिट को हमने पढ़ा था सेपल्स कहते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सेपल्स कहलाते हैं या बाह्य दल कहलाते हैं, ये ग्रीन पार्ट। यदि ये सेपल्स परस्पर जुड़े हुए हैं, उस स्थिति को, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये नीचे से सारे जुड़े हुए हैं और ऊपर से पृथक हैं, जिनसे हम इनको गिन भी सकते हैं। वो चाहे पूर्णतः संलग्न हो या केवल आधार से जुड़े हों। यदि सभी बाह्य दल परस्पर जुड़े होते हैं तो इस सिचुएशन को गैमोसेपलस, गैमो मीन्स संयुक्त और सेपल्स हैं बाह्य दल, तो इसे हम संयुक्त बाह्य दली या गैमोसेपलस कहते हैं। यानी कि इसमें यूनाइटेड सेपल्स होते हैं, सेपल्स जो होते हैं, बाह्य दल जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, तो इसे गैमोसेपलस कहते हैं इस सिचुएशन को। यदि ये सारे सेपल्स एक दूसरे से अलग हों, पूरा आधार तक नीचे तक पूर्णतः सेपरेट होते हैं, तो तब ये कहलाते हैं पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस मीन्स पृथक बाह्य दली, जो सेपल्स होते हैं वो फ्री होते हैं। इसी तरह इसका सेकंड जो पार्ट आता है वो है कोरोला। कोरोला जिसे दलपुंज भी कहते हैं, और इसके जो मेंबर्स हैं उन्हें दल या पेटल्स कहते हैं। यदि ये पेटल्स, ये रेड कलर का पार्ट है, यदि हम इन्हें देखते हैं, ये आधार तक पूरी तरह पृथक हैं। यदि ये इस तरीके से पृथक होते हैं नीचे तक, तो ये कहलाती है सिचुएशन पॉली, यहाँ पर पेटल्स इसके साथ जोड़ेंगे, पॉलीपेटलस या पृथक दली। इंग्लिश में हम इसको हिंदी में बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, बाह्य दल पृथक हैं तो पृथक बाह्य दली, दल पृथक हैं तो पृथक दली।
इसी तरीके से यदि ये आधार से जुड़े हुए होते हैं तो वो स्थिति कहलाती है गैमो। गैमो मीन्स हमेशा याद रखना है, मीन्स ये यूनाइटेड हैं, और अगर दल हैं तो उसके साथ दल लगा देना है, पेटल्स, पेटलस और पॉलीपेटलस। तीसरा जो इसका पार्ट आता है, पहले हम उसे पढ़ने से पहले इनमें एक स्पेशल तरीके का अरेंजमेंट होता है जिसे विन्यास या एस्टिवेशन कहते हैं। कैलिक्स और कॉरोला विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं फ्लावर में, उसको उनके अरेंजमेंट को, उनकी लगने की व्यवस्था को एस्टिवेशन या विन्यास कहा जाता है। ये किस प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं? एक या तो सभी जो बाह्य दल हैं, कैलिक्स में के जो भाग हैं दल, बाह्य दल, ये सभी बाह्य दल एक घेरे में एक दूसरे के किनारे को के एकदम आमने सामने होते हैं। इस तरीके के विन्यास को वेलवेट एस्टिवेशन कहते हैं, एक दूसरे के किनारे के आसपास। ये जुड़े हुए भी हो सकते हैं, यदि ये जुड़े होंगे तो इनको इस तरीके से जोड़ दिया जाता है, तब सिचुएशन गैमोसेपिलस होगी। और यदि ये पृथक हैं तो इनमें बीच में गैप होता है, लेकिन एक ही लाइन में होते हैं। इस प्रकार यदि सभी दल व्यवस्थित होते हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सारे दल एक ही लाइन में व्यवस्थित, बाह्य दल एक ही लाइन में व्यवस्थित हैं, तो इस प्रकार के विन्यास को वेलवेट एस्टिवेशन कहते हैं। इसका बाह्य दल में एग्जाम्पल तो गुड़हल है, लेकिन दल, अगर दल में भी इसी तरीके का विन्यास हो सकता है। दल को यदि हम देखते हैं तो आप यहाँ देखेंगे एक दल का एक सिरा, एक किनारा दूसरे दल को ढके हुए है। इस तरीके से अगर इसका डायग्राम बनाएं तो एक दल ये हुआ, इसका एक किनारा दूसरे दल को ढक लेता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ओवरलैप हो रहा है। यदि इसका एक किनारा दूसरे किनारे को ढक रहा है तो ये वाला ढका हुआ किनारा है, ये किसी दूसरे किनारे को ढकेगा, इस तरीके से। इसी तरह सभी एक दूसरे को ढकते हुए 5 इसमें दल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, पांचों दल का एक किनारा दूसरे दल के किनारे को ओवरलैप करता है, उसे ढके हुए होता है। इस ओवरलैप करने वाले इस प्रकार के विन्यास को ट्विस्टेड या व्यावृत एस्टिवेशन, व्यावृत विन्यास, वेलवेट या कोर स्पर्शी, कोर मतलब किनारा, किनारे को स्पर्श करने वाला जैसा जो विन्यास है वो कोर स्पर्शी या वेलवेट कहलाता है। और जिसमें ये ओवरलैपिंग होती है, एक किनारा दूसरे किनारे को ढक रहा है, वो ट्विस्टेड या व्यावृत विन्यास कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ गुड़हल में मैंने आपको दिखाया। इसी तरीके से एक और विन्यास होता है जिसे कहते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में भी ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, लेकिन जो ओवरलैपिंग होती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है। यहाँ पर देखिए ये ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ ओवरलैपिंग है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ना होने की वजह से क्या होता है कि इसका एक पूरा सिरा अंदर की ओर आ जाता है, एक जो पेटल है वो पूरा बाहर की ओर है और दोनों ओर से ढक रहा है, और ये पूरा एक अंदर की ओर है। इस तरह का विन्यास जो होता है जिसमें ओवरलैपिंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं। यहाँ पर देखेंगे इसमें तो एक ही डायरेक्शन में ये वाला सिरा सबका अंदर है, यहाँ पर ये वाला अंदर है, ये अंदर है, लेकिन ये दूसरे वाले का ये वाला सिरा भी ओवरलैप हो रहा है। तो इस प्रकार के विन्यास को इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट एक और स्पेशल एस्टिवेशन दल में पाया जाता है जिसे कहते हैं वेक्सिलरी। इसमें 5 पेटल्स होते हैं और एक पेटल, एक दल सभी दल की अपेक्षा साइज में बड़ा होता है और इस तरीके से व्यवस्थित होता है कि इसके अंदर के 2 दल को ये ढके हुए, कवर किए हुए होता है, और ये यहाँ पर ट्विस्टेड एस्टिवेशन की तरह इससे ढके हुए हैं। यहाँ पर ये दूसरे 2 दलों को ढकते हैं किनारे से, और ये जो 2 दल हैं वो परस्पर जुड़े हुए होते हैं।
इस प्रकार के एस्टिवेशन में जो सबसे ऊपर, क्योंकि पांचों दल जो है एक स्पेशल अरेंजमेंट में व्यवस्थित हैं, सबसे ऊपर जो होता है उसे उस दल को स्टैंडर्ड कहते हैं, जो साइड में है उसको विंग्स, और जो ये दो दल परस्पर जुड़े हुए सबसे छोटे अंदर की ओर होते हैं उनको कील कहते हैं। इस प्रकार का एस्टिवेशन मटर में या बीन में देखने को मिलता है और इस एस्टिवेशन को, इस विन्यास को वैक्सिलरी या ध्वजिक विन्यास कहा जाता है। ये कैलिक्स और कोरोला का एस्टिवेशन है। इसके बाद तीसरा जो इनका पार्ट आता है वो है एंड्रोशियम यानी पुमंग। हमने अभी पढ़ा कि ये इसकी जो यूनिट है उनको कहते हैं स्टेमेंस पुंकेसर। पुंकेसर नर जनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और प्रत्येक पुंकेसर की संरचना में मुख्यतः हम दो पार्ट ही पढ़ेंगे। दो मेन भाग होते हैं, एक ऊपर की ओर फूला हुआ भाग और एक फिलामेंट। एक और भाग का हम जिक्र कर सकते हैं, यहाँ इन दोनों को जोड़ने वाला कनेक्टिव कहलाता है, लेकिन हम केवल इसी दो भाग से समझ सकते हैं। ये तंतुनुमा संरचना जो आप इस पुष्प में देख रहे हैं, ये छोटे छोटी तंतुनुमा संरचना जो इसमें एक साथ जुड़ी हुई हैं, येलो कलर के इनके टिप्स पर फूला हुआ भाग, उसको कहते हैं एंथर। और जो महीन धागे नुमा संरचना से जिससे ये जुड़े हुए हैं उसको कहते हैं, ये पतले पतले जो धागे हैं उसको कहते हैं फिलामेंट। एंथर मेनली बाइलोब्ड होता है, ज़्यादातर सिंगल लोब भी हो सकता है, और उसके अंदर प्रत्येक लोब में दो चैम्बर्स होते हैं जिन्हें पोलन सेक्स या परागकोश कहते हैं, जिसके अंदर नर युग्मकों का निर्माण यानी परागकणों का निर्माण होता है। यदि ये सभी एंथर परस्पर जुड़े हुए होते हैं, ये जो पुंकेसर हैं, यदि ये सभी जुड़े हुए, या तो ये फ्री हो सकते हैं, पृथक हो सकते हैं। अगर पृथक हैं तो ऐसी स्थिति में पुंकेसर को पॉलीएंड्रस कहते हैं, पॉलीएंड्रस। लेकिन यानी यहाँ पर फ्री स्टेमेंस होंगे, पुंकेसर फ्री होंगे। और यदि ये यूनाइटेड हैं, यूनाइटेड होते हैं तो इनकी व्यवस्था, इनका जो जुड़ना है उसके आधार पर ये अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। यदि ये सभी, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, सारे पुंकेसर जो हैं एक ही समूह में जुड़े हुए हैं, एक साथ एक ही स्थान पर जुड़े हुए हैं, तो ऐसे स्थिति को मोनोअडल्फस या एक संघी कहते हैं। एक संघी, जैसे गुड़हल इसका उदाहरण। यदि ये दो समूह में जुड़े हुए होते हैं तो उसे द्विसंघी या डाइएडल्फस कहते हैं। मटर में देखने को मिलता है कि यहाँ पर पुंकेसर, एक पुंकेसर अलग और 9 पुंकेसर एक साथ जुड़े हुए होते हैं। दो समूह में जुड़े हैं इसलिए ये द्विसंघी कहलाता है, और यदि अनेक समूह में जुड़े होते हैं तो ये पॉलीएडल्फस कहलाता है। पॉलीएडल्फस बहुसंघी, जैसे एक ग्रुप में यहाँ बहुत सारे पुंकेसर जुड़ गए, कुछ पुंकेसर यहाँ एक साथ जुड़ गए, कुछ पुंकेसर यहाँ, तो दो से अधिक समूह में यदि होते हैं तो ये द्विसंघी कहलाता है। पुंकेसर पुष्प के किसी अन्य भाग से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। यदि ये पुष्प के दल से अटैच हैं, ये जो कोरोला का भाग दल है, यदि पुंकेसर पुष्प के दल से जुड़े हुए हैं तो ऐसी सिचुएशन को एपी पेटलस, पेटल के ऊपर, या हम इसे हिंदी में कह सकते हैं दल लग्न पुंकेसर, दल से जुड़े हुए। और यदि कुछ पुष्पों में दल और बाह्य दल, जो पुमंग और जायांक के अलावा जो अन्य भाग कैलिक्स और कोरोला हैं, यानी कि दलपुंज और बाह्य दलपुंज स्पष्ट नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में उनमें एक स्पेशल संरचना होती है जिसे परिदल कहते हैं, परिदलपुंज कहते हैं, इंग्लिश में उसे पेरियंथ कहते हैं। यदि पुष्प परिदल से अटैच्ड हैं तो ऐसी सिचुएशन को एपीफिलस कहते हैं। एपीफिलस सिचुएशन देखने को मिलती है लिली में, प्याज में, और एपीपेटलस बैंगन, ब्रिंजल में हम देख सकते हैं, सोलनेसी फैमिली के पौधों में। इस प्रकार पुंकेसर की व्यवस्था होती है। लास्ट जो इसका टॉपिक है वो है
गाइनोशियम या जायांग। नंबर 4 गाइनोशियम, जैसा हमने पढ़ा कि ये कार्पल्स का बना हुआ होता है, एक या एक से अधिक कार्पल होते हैं। यदि एक कार्पल है तो वो फ्री होगा, या एक से अधिक कार्पल होते हैं तो और वो फ्री हैं, पृथक हैं, तो इस सिचुएशन को एपोकार्पस कहते हैं। और यदि ये कार्पल्स परस्पर जुड़े हुए हैं, सब यूनाइटेड हैं, तो उस सिचुएशन को सिनकार्पस कहते हैं। ओवरी के अंदर, जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि आधार पर ओवरी होती है, ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जिन्हें बीजांड भी कहते हैं, और ये बीजांड ओवरी के अंदर एक फूले हुए एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर पे अटैच रहते हैं। बीजांड का जिस स्थान पर वो जुड़ते हैं, उस जुड़ने वाले स्थान को बीजांडासन, या ओव्यूल्स जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसे प्लेसेंटा कहते हैं, इंग्लिश में प्लेसेंटा। तो ओव्यूल्स के या बीजांड के बीजांडासन पर लगने की व्यवस्था, ओव्यूल्स के प्लेसेंटा पर लगने की व्यवस्था को, उसके अरेंजमेंट को प्लेसेंटेशन या बीजांडन्यास कहते हैं। अब ये बीजांडन्यास ओवरी में ओव्यूल किस तरीके से लगे हुए होते हैं, उसको अगर हम देखें तो अलग अलग फैमिलीज़ में अलग अलग तरीके का ये बीजांडन्यास देखने को मिलता है। जैसे कि मटर में जो ओवरी की वेंट्रल साइड होती है, वेंट्रल साइड पर एक धारी नुमा जो ब्रिज के फॉर्म में एक किनारी के रूप में प्लेसेंटा का निर्माण होता है, जिस पर ओव्यूल्स, आपने मटर में देखा होगा, इस तरीके से ये ओव्यूल्स लगे होते हैं। ओव्यूल्स मैच्योर होने पर, ओवरी के मैच्योर होने पर बीज में परिवर्तित हो जाते हैं और ये पूरी ओवरी फल में बदल जाती है। ओवरी के इस तरीके के अरेंजमेंट को, यदि हम इसकी टीएस देखते हैं तो इस तरीके से दिखाई देती है, एक ओव्यूल ऐसे लगा हुआ। ऐसे अरेंजमेंट को जो नाम दिया गया है वो है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन या सीमांत या विन्यास। दूसरा विन्यास क्या हो सकता है कि ओवरी के टीएस में जो ओवरी का जो बहुकोष्ठकीय हो जाती है, उसके चैम्बर्स अलग एक से अधिक हो सकते हैं, और उनमें अनेक ओव्यूल इस प्रकार से सेंट्रल पार्ट में लगे हुए होते हैं, सेंट्रल एक्सिस पर लगे हुए होते हैं। इस प्रकार के विन्यास को अक्षीय या एक्साइल एस्टिवेशन कहते हैं। और तीसरे, यदि ओवरी की भीतरी वॉल है, जो भीतरी भित्ति है, उस पर ओव्यूल्स इस तरीके से लगे हुए हों, मोस्टली इसमें एक कोष्ठकीय ओवरी होती है, लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट्स में इनमें एक पतली झिल्ली नुमा भित्ति बन जाती है और ये चैम्बर कर देती है। इस स्थिति को जो सेप्टम होता है, फॉल्स सेप्टम होता है, तो ये देखने में आभासी रूप से दो चैम्बर में दिखाई देती है मोस्टली, लेकिन एक ही चैम्बर होता है। ओवरी के भीतरी दीवार से यदि ओव्यूल्स लगे हुए हों तो इसको भित्तीय प्लेसेंटेशन या पैराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। और पैराइटल प्लेसेंटेशन, यदि ओवरी के सेंटर में जो सेंट्रल एक्सिस है उससे ओव्यूल्स इस तरीके से अटैच होते हैं और एक ही कोष्ठकीय जो चैम्बर होता है एक ही कोष्ठकीय होता है, तो उसको कहते हैं फ्री सेंट्रल या मुक्त स्तंभीय प्लेसेंटेशन। और नेक्स्ट जो सबसे इसका आखिरी भाग होता है, प्लेसेंटेशन का एक और पार्ट है, उसमें क्या होता है, ओवरी के आधार पर, आधार भाग पर केवल एक ही ओव्यूल अटैच रहता है। आधार से जुड़ा हुआ होने के कारण इसे बेसल या आधार्य विन्यास या बेसल प्रेजेंटेशन कहते हैं। और इसका उदाहरण है सनफ्लावर, इसका उदाहरण मटर, इसका गुड़हल, इसका सरसों। और ये फ्री सेंट्रल जो एस्टिवेशन है डायंथस में देखने को मिलता है। और इसी तरह सनफ्लावर में, गेंदे में, सूरजमुखी में बेसल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। इस प्रकार आज हमने पुष्प को डिस्क्राइब करने के लिए पुष्प के विभिन्न भागों को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं, क्या टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ होती है, वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट को एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है कि वो ब्रीफ में हो, सिंपल हो, साइंटिफिक लैंग्वेज में हो और कम शब्दों में उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, वो पढ़ेंगे। थैंक यू।